टीएटी। टीएटी मतलब थैमेटिक परसेप्शन टेस्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट के बारे में बात करूं तो मेजरली 4 टेस्ट आपके यहाँ पर लिए जाते हैं। ये क्या रिसोर्स आप यूज कर सकते हैं, क्या चीजें हाथ के अंदर है, इन सब का यूज करें। इसमें जहां पर परिस्थितियां सामान्य थी, आपका थिंकिंग पैटर्न बहुत अलग था, बट पिक्चर जैसी नेगेटिव आ गई साहब आपका थिंकिंग पैटर्न बहुत अलग हो जाता है। आपके एसएसबी के दौरान जो टेस्ट साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है आपका टीएटी। टीएटी मतलब थैमेटिक परसेप्शन टेस्ट। जय एवरीवन, आई एम प्रथमेश रंजनी और मैं आप सभी का डिफेंस वाले के अमेजिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, जब भी साइकोलॉजिकल टेस्ट के बारे में बात की जाती है तो मेजरली आपके 4 टेस्ट होते हैं, टीएटी, डब्ल्यूएटी, एसआरटी, एनएसटी। अगर मैं टीएटी के बारे में बात करूं तो ये आपके साइकोलॉजिकल टेस्ट का 70% वेटेज कैरी करता है। बाकी के जो 3 टेस्ट होते हैं वो केवल कंफर्मेटरी टेस्ट होते हैं कि जो पर्सनालिटी अपने टीएटी के अंदर शो करी है वास्तविकता के अंदर आप वो है भी या नहीं है। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले कि टीएटी है क्या। जब हम बात करते हैं अपरसेप्शन के बारे में तो अपरसेप्शन होता क्या है, यहाँ पर क्या चीजें चेक की जाती है, और बेसिकली आज हम बात करेंगे असेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी स्टोरी को कैसे असेस किया जाता है और आपको किस तरीके से अपनी स्टोरी को लिखनी है, किन बातों का ध्यान रखना है जब भी पिक्चर आपको दिखाया जाता है, उसमें क्या चीजें बेसिकली देखी जाती है आपके अंदर। और एक बहुत बड़ा सवाल कि जो 12वीं स्लाइड होती है वो ब्लैंक होती है, उसमें सर क्या लिखना होता है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे मिथ है। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले। बट एक बात याद रखिएगा, हमेशा मैं इस बात पर बिलीव करता हूं कि आप इन पिक्चर्स के द्वारा, चाहे वो टीएटी हो चाहे एसआरटी हो, जिसके अंदर आप सिचुएशंस के अंदर अपने रिस्पॉन्सेस को लिखते हैं, वहां पर आपकी रियल पर्सनालिटी को जानने की कोशिश की जा रही है। एसएसबी इस बात का टेस्ट नहीं होता है कि आप कितना अच्छा टीएटी लिखते हैं, कितना अच्छा एसआरटी लिखते हैं। यह टेस्ट आपको जानने का है, आपके अंदर वो बात है कि नहीं है, आपका वैल्यू सिस्टम बेसिकली है क्या, आपका बिलीफ सिस्टम क्या है, आपका जो कॉग्निशन प्रोसेस है वो किस तरीके का है, इसको देखने की कोशिश यहां पर की जाती है। तो एक छोटी सी एक सलाह मैं आपको देना चाहूंगा कि अपने आप को इंप्रूव केवल टीएटी के अंदर, कागज के अंदर मत कीजिएगा कि मैं स्टोरी बहुत अच्छी लिखता हूं। वास्तविक जीवन में आपको अपने आप को इंप्रूव करना पड़ेगा। बिकॉज जब हम बात करते हैं मनसा, वाचा और कर्मणा की, तो कॉन्ग्रुएंस देखने को मिलना चाहिए कि आप कहीं पर भी जाएं, चाहे आप इंटरव्यू के अंदर हो, चाहे आप साइकोलॉजिकल टेस्ट के अंदर हो, चाहे आप ग्राउंड के अंदर हो, आपकी पर्सनालिटी के अंदर कॉन्ग्रुएंस मिलना चाहिए और आपके अंदर 15 सैन्य अधिकारी लायक बनने के लिए गुण जो होना चाहिए वो होने चाहिए। चलिए स्टार्ट करते। देखिए, अगर मैं साइकोलॉजिकल टेस्ट के बारे में बात करूं तो मेजरली 4 टेस्ट आपके यहां पर लिए जाते हैं। नंबर 1 थैमेटिक परसेप्शन टेस्ट, डब्ल्यूएटी वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, और लास्ट आता है आपका सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। इन टेस्ट में जो टेस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, मतलब मैं एक शब्द के अंदर कहूंगा कि टीएटी आपकी रियल पर्सनालिटी को रिवील कर देता है। आप वास्तविकता के अंदर है क्या, आप चाहे कितना भी छुपाने की कोशिश कीजिए, अपने आप को कितना भी अच्छा बनाने की कोशिश कीजिएगा, टीएटी आपकी पर्सनालिटी को रिवील कर ही देगा। आप शुरुआत की शायद 2 से 3 स्टोरीज को बना के लिख देंगे, और उसके बाद की स्टोरीज आपके वैल्यू सिस्टम को रिवील करती है। आप जैसा सोचते हैं, आपका जो कॉग्निशन प्रोसेस है, आपका जो थिंकिंग पैटर्न है ना, वो क्लियरली समझ में आना शुरू हो जाता है और वही बताते हैं कि आप वास्तविकता के अंदर क्या है। दैट्स वाई इस टेस्ट को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि बाकी की जो 3 टेस्ट है, आपने जो पर्सनालिटी, आपका जो नेचर, आपका जो बिहेवियर, आपका जो मोटिव, आपका जो डिफेंस मैकेनिज्म और आपका जो वैल्यू सिस्टम शो होता है टीएटी के अंदर, वो वास्तविकता के अंदर आप है कि नहीं, ये चेक करने के लिए बाकी टेस्ट लिए जाते हैं। दैट्स वाई इन तीनों टेस्ट को नीचे वाले जो है कहा जाता है कंफर्मेटरी टेस्ट, कि जो पर्सनालिटी कैंडिडेट की टीएटी में रिवील हुई है कि उसको ऐसा, उसने अपने आप को ऐसा बताने की कोशिश की कि वास्तविकता के अंदर मैं ऐसा हूं, वो वास्तविकता में ऐसा है या नहीं है, वो इन बाकी टेस्ट के द्वारा रिवील कर लिया जाता है, जिनके बारे में आगे हम बात करने वाले। बट देखिए, टीएटी किसी भी आदमी के व्यक्तित्व को जानने का सबसे अच्छा तरीका क्यों होता है। देखिए, किसी भी आदमी की पर्सनालिटी के बारे में बात की जाए, किसी भी आदमी के व्यक्तित्व के बारे में बात की जाए, उसके चार डायमेंशंस होते हैं। पहला आपका होता है फिजिकल क्वेश्चन, जिसके बारे में हम सब देखते हैं कि फिजिक पर व्यक्ति की कैसी है, कितना व्यक्ति दौड़ पा रहा है, उसकी क्षमताएं कितनी है, फिजिकली क्षमताओं के बारे में बात करता है, जो इस समय पर इतनी इंपॉर्टेंट होती नहीं है। दूसरी अगर हम बात करें, दैट इज योर इमोशनल क्वेश्चन, आप इमोशनली कितने इंटेलिजेंट है, आप अपने इमोशंस पे काबू रख पाते हैं कि नहीं रख पाते हैं, आपके सडन इंपल्सेस कहीं आपके बिहेवियर के ऊपर तो नहीं दिखना शुरू हो जाते हैं, आपका जो दिमाग है वो काम है, या आपका बिहेवियर, आपके जो मोटिव्स, आपकी जो नीड्स है वो आपके इमोशंस के अंडर कंट्रोल है, ये चीजें आपके ईक्यू के द्वारा देखी जाती है। और देखिए, इमोशनल क्वेश्चन का मतलब केवल ये नहीं होता है कि आप अपने इमोशंस को कितने अच्छे तरीके से समझते हैं, इसका मतलब ये भी होता है कि आप सामने वाले के इमोशंस को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। सामने वाले के इमोशंस की अंडरस्टैंडिंग को भी इसके अंदर देखा जाता है। पर टीएटी के दौरान जो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू रखती है, जो चीज आपकी देखी जाती है, वो होती है आपकी एसक्यू। एसक्यू का मतलब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर लिखा है स्पेशल क्वेश्चन। बेसिकली यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आपके वैल्यू सिस्टम के बारे में, आपके वैल्यू क्वेश्चन के बारे में, और एक सीधे शब्द के अंदर बात करूं तो आपके चरित्र के बारे में बात की जा रही है। आप अंतर मन से, भीतर मन से, आप जिस माहौल के अंदर रहे हैं, आपकी परवरिश जिस माहौल के अंदर रही है, उस माहौल के अकॉर्डिंग आपकी अभी तक की जो जीवन की जर्नी रही है, उसके अकॉर्डिंग आपके अंदर के कुछ बिलीव्स होते हैं,
जिस पे आप भरोसा करते हैं बहुत ही दृढ़ता के साथ कि हाँ यही चीज सही और यही चीज गलत है, और वही बात है आपके चरित्र का निर्माण करती है। एग्जाम्पल की बात की जाए कि आप किसी ऐसी परिस्थिति के अंदर जहां पर आपको कोई देख नहीं रहा है, आप वहां किस चीज का साथ देते हैं? आप सही के साथ जाएंगे, आप गलत के साथ जाएंगे? ऐसी कंडीशन जहां पर आपको अपने से पहले देश को रखना है, वहां पर आप क्या करते हैं? आप अपने बारे में ज्यादा बात करते हैं, आप कंट्री के बारे में सोचते हैं। ये आपके वैल्यू सिस्टम से समझ में आ जाता है कि आप सोचते कैसे हैं, आपके अंतर मन की आवाज है क्या, आपका वास्तविकता में कैरेक्टर या चरित्र कैसा है, आपके लिए सही क्या है, गलत क्या, आपके लाइफ के कुछ प्रिंसिपल्स है कि नहीं, और आपके जीवन के जो सिद्धांत है आप उन्हें किस लेवल तक फॉलो करते हैं। केवल कागज के अंदर फॉलो नहीं करते हैं, रियल लाइफ के अंदर भी आप अपने इन सिद्धांतों को फॉलो करते हैं। इन्हीं को जानने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है टीएटी। टीएटी के अंदर किया क्या जा रहा है? देखिए, टीएटी के बारे में बात की जाए, टेस्ट है आपके अपरसेप्शन का। हर पर्सन का अपरसेप्शन उसके पास्ट एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। मान लीजिए 500 का नोट नीचे गिरा हुआ है। अब एक गरीब आदमी के लिए 500 के नोट की बहुत ही ज्यादा वैल्यू है। उसके पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे उसको पता है कि 500 रुपए की वैल्यू कितनी ज्यादा है। मैंने इतनी स्ट्रगल करी जीवन के अंदर, मेरे पास आज खाने के लिए नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, तो 500 रुपए मेरे जीवन के अंदर बहुत अच्छे हैं। वहीं अगर मैं एक अमीर आदमी के बारे में बात करें तो उसके लिए उस 500 की वैल्यू इतनी ज्यादा नहीं होगी। वो कहेगा ठीक है 500 का नोट है, मेरे लिए बहुत ज्यादा वैल्यू रखता नहीं। और शायद अगर वो बहुत अमीर आदमी उस नोट को उठाएगा भी नहीं। अब देखिए, सेम थी सिचुएशन, दोनों के लिए सेम थी, पर दोनों का नजरिया उसको देखने का बड़ा अलग अलग हो गया था। किसी ने अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे, अपने बिलीफ के बेसिस पे, अपने चरित्र के बेसिस पे, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे उस नोट को उठाने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसके लिए वो चीज वैल्यू नहीं रखता था, और किसी के लिए वो चीज बड़ी वैल्यू रखता है। यही चीज आपके टीएटी के दौरान देखी जाती है कि आप वास्तविकता के अंदर है क्या, आपके जो पास्ट एक्सपीरियंस है, आपकी जो नीड्स है, आपका जो डिफेंस मैकेनिज्म है, आपके जो मोटिव्स होते हैं अंदर के, आपके जो सडन इंपल्सेस हैं जो बाहर आ जाते हैं। कई बार बात की जाए सुसाइडल टेंडेंसी की, ये चीजें इससे शो होना शुरू हो जाती है, और ये जानने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है। इस टेस्ट में किया क्या जाता है, अगर क्लियरली बात की जाए तो इस टेस्ट को मैं अपने शब्दों में कहता हूं कि मास्क रिमूविंग प्रोसेस है। हम सारे व्यक्ति अपने जीवन के अंदर अपने चेहरों पर कुछ मास्क लगा के घूम रहे हैं। एग्जाम्पल की बात की जाए, वो चेहरा जिससे हम पूरी दुनिया को दिखाते हैं वो हमारा सोशल मास्क होता है। जब आप पहली बार किसी व्यक्ति से मिलते हैं और उसे अपने बारे में बता दें कि मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, वास्तविकता में आप ऐसे होते नहीं, आप उससे थोड़ा अलग होते हैं। आप अपने जीवन की पर्सनालिटी की केवल 30% को उसके सामने रिवील करते हैं, और चीजें कुछ ऐसी होती जो आप बनावटी ज्यादा कर रहे हैं। तो सोशल मास्क जो आप दूसरों के सामने होते हैं, जो व्यक्ति आपसे शायद पहली बार मिल रहा है। दूसरा मास्क आपका होता है जिसे कहा जाता है क्लोज मास्क। ये वो चेहरा होता है आपका जो आपके करीबी लोग आपको जानते हैं, आपके माता पिता, आपके दोस्त, आपके करीबी लोगों से आप कैसा व्यवहार करते हैं। ये भी आपकी 70% रियल पर्सनालिटी होती है। और सबसे अंत में आता है आपकी कोर वैल्यूज, आपका हिडन मास, जो वास्तविकता के अंदर आप हैं, ये आपका चरित्र होता है। आप अच्छे हैं कि बुरे हैं, ये समझ में आता है। वो कैसे माना जाएगा, जब आपके अंतर मन के अंदर झांका जाएगा। आप कैसे हैं, जब कोई मुझे देख नहीं रहा है तब मैं क्या डिसीजन लेता हूं। हमेशा मैं एक चीज के बारे में बात करता हूं कि जिसका एकांत पवित्र है वो वास्तविकता में बहुत अच्छा इंसान है। और यही चीज को देखने की कोशिश की जाती है कि जो चीजें आप बताने की कोशिश करते हैं ना, आप कहते हैं इंटरव्यू ऑफिसर के सामने कि साहब मेरे अंदर इंटीग्रिटी है, मेरे अंदर ये सारी चीजें, मैं ये हूं, मैं ये हूं, पर वास्तविकता के अंदर आप है कि नहीं। इसी को जानने का तरीका टीएटी सबसे बेहतरीन होता है, और पूरी दुनिया के अंदर इसको फॉलो किया जाता है। यहाँ पर किया जाएगा, ये भी कुछ पीपीएनडीटी की तरह होता है। यहाँ पर तकरीबन आपको 12 स्टोरीज लिखनी पड़ती है। इसमें आपको 11 पिक्चर्स दिखाई जाती हैं। पिक्चर्स 30 सेकंड के लिए आपके सामने शो की जाती है। उसके बाद आपको 4 मिनट का समय दिया जाता है हर पिक्चर पे स्टोरी लिखने के लिए। एग्जाम्पल की बात की जाए, प्रोजेक्टर के द्वारा एक पिक्चर आपको दिखाई जाएगी 30 सेकंड्स के लिए। उसके बाद पिक्चर के जाने के बाद 4 मिनट के ऊपर उस पिक्चर पे आपको स्टोरी लिखनी है। उसके बाद एक दूसरी पिक्चर आ जाती है। ऐसे आपके सामने 11 पिक्चर्स दिखाई जाती है। आखिरी जो स्लाइड होती है इट्स अ ब्लैंक स्लाइड, उसके पीछे एक रीजन है जिसके बारे में हम बात करेंगे। और उसके बाद आप इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि शुरुआत के 2-3 पिक्चर्स के अंदर शायद आप अपने आप को कुछ और दिखाने की कोशिश कर सकते हैं, और उसके बाद बिलीव कीजिएगा तीसरे या चौथे पिक्चर के अंदर आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है, आपका वैल्यू सिस्टम एक्टिव होना शुरू हो जाता है। आप कितना भी चीजें कर लीजिए, आप कितनी भी प्री कंसीव स्टोरीज रट के आ जाइए, पर आप वास्तविकता के अंदर क्या, आपका नेचर क्या है, वो किसी ना किसी लाइन से रिवील हो जाएगा। और याद रखिएगा इसके अंदर कॉन्ग्रुएंस होना जरूरी है। ये टीएटी की पहली पिक्चर के अंदर आपने लिखा था कि साहब आपके अंदर ये वाली कोर क्वालिटी है कि आप बड़े ऑनेस्ट और बड़े ब्रेव हैं। भाई तीसरी पिक्चर के अंदर इसके ऊपर आप अपने आप के ऊपर एक डाउट कर रहे हैं। एक पांचवें पिक्चर के अंदर आपने बता दिया कि मेरे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है अपनी एक लाइन के द्वारा। इसीलिए टीएटी को सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट माना जाता है, बिकॉज आप वास्तविकता के अंदर है क्या, आपके चरित्र के अंदर वो चीजें है कि नहीं है, आपके अंदर वो इमोशनल स्टेबिलिटी है कि नहीं है। ये सारी चीजें टीएटी के द्वारा देख ली जाती है। अब इसमें किया क्या जाता है, कैसे करना है, क्या चीजें होती है। देखिए यहाँ पर सिंपल से प्रोसेस के बारे में बात की जाए,
30 सेकंड्स के अंदर एक पिक्चर दिखाई जाती है। उस पिक्चर में आप चूज करते हैं अपने प्रोटैगनिस्ट को कि ये इस पिक्चर के अंदर मेरा हीरो है। उस पिक्चर में जो भी परिस्थिति अगर है तो आप उस परिस्थिति का समाधान करने की कोशिश करते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम का समाधान करने की कोशिश करते हैं। आप उस परिस्थिति के प्रेजेंट के बारे में बात करते हैं, आप उसके पास्ट के बारे में बात करते हैं, आप उसके फ्यूचर के बारे में बात करते हैं। एग्जाम्पल की बात की जाए, सेम चीज यहाँ पर पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट के द्वारा जो चीजें हमने डिस्कस करी थी, समथिंग वैसी चीजें होती, बट बहुत बड़ा डिफरेंस ये होता है कि ये भी पीपीएनडीटी की तरह एक प्रोजेक्टिव टेक्निक है। प्रोजेक्टिव टेक्निक का मतलब क्या होता है? आपको एक पिक्चर प्रोजेक्ट की जाती है और इस प्रोजेक्शन के द्वारा आपके अंतर मन को जानने की कोशिश की जा रही है। आपका जो बिलीव सिस्टम है कि हाँ मैं इस पर बिलीव करता हूँ, मेरे अंदर की कोर वैल्यूज ये है, ये चीजें जानने की कोशिश की जाएगी इन पिक्चर के द्वारा। बिकॉज इन पिक्चर्स पर आप स्टोरी लिखते हैं, स्टोरी का एक पास्ट आप बताते हैं कि सिचुएशन आई क्यों है, बिकॉज हर पिक्चर में एक सिचुएशन दी गई होगी आपको, उसमें पास्ट के अंदर आप बताएंगे कि सिचुएशन आई क्यों, प्रेजेंट के अंदर उस परिस्थिति का समाधान आपने कैसे निकाला, आप कैसे उस परिस्थिति का सामना कर रहे हैं, और अंत में जाके फ्यूचर के बारे में बात की जाए तो हम एक कंक्लूजन के ऊपर आते हैं जो हमेशा एक पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। और अगर मैं क्लियरली बात करूं तो आपके टीएटी के दौरान आपको 5 तरह के पिक्चर्स दिखाए जाते हैं और हर पिक्चर के अंदर आपका एक रिस्पॉन्स जानने की कोशिश की जाती है कि आप हैं क्या। एग्जाम्पल की बात की जाए, जैसे न्यूट्रल पिक्चर्स यहाँ पर दिखाए जाएंगे जहां पर आपको समझ में नहीं आएगा कि पिक्चर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, और यहाँ बच्चा बहुत सारी गलतियां करता है कि सर न्यूट्रल पिक्चर के अंदर क्या किया जाए, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम दिख ही नहीं रही, बिकॉज सिखा दिया जाता है हर पिक्चर में प्रॉब्लम देखो, हर पिक्चर में प्रॉब्लम नहीं देखी जाती है। टीएटी के दौरान आपको एक नॉर्मल सिचुएशन भी दी जाती है जहां पर ये देखा जाता है कि जब परिस्थितियां नॉर्मल है, सिचुएशन नॉर्मल है, तब आप कितना पॉजिटिव सोच पा रहे हैं या आप कितना नेगेटिव जाते हैं। मैं हमेशा एक चीज के बारे में बात करता हूं, नेवर गो फॉर द एक्सट्रीम। न्यूट्रल पिक्चर्स में बच्चा बहुत ज्यादा परेशान होता है। आप देखेंगे नेगेटिव पिक्चर्स भी होती है जिसके बारे में बात करेंगे, जैसे ये पिक्चर इट्स द इमोशनल पिक्चर, इस तरह की सिचुएशंस आपको दी जाएगी। इसके बाद सोशल रिलेशनशिप यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा, इस तरह के पिक्चर्स यहाँ पर दी जाते हैं। उसके बाद डायनेमिक सिचुएशंस, ऐसी परिस्थितियां जहां पे ये जानने की कोशिश की जाती है कि आपके अंतर मन के अंदर क्या है, आपके जो हिडन इमोशंस है, आप क्या सोच रहे हैं इसको देखकर। नॉर्मली दूसरों के सामने आप अच्छा बनते हैं, पर यहां इसको देखकर क्या सोचते हैं ये जानने की कोशिश की जाती है। आपके मन के जो हिडन इंपल्सेस होते हैं, जो छिपी हुई भावनाएं हैं, चाहे फिर वो सुसाइडल टेंडेंसी हो सकती है, लस्ट हो सकती है, सोशल अनएक्सेप्टेबिलिटी हो सकती है, सारी भावनाएं यहां से सामने आ जाती है। और अंत में दिखाया जाते हैं जो पिक्चर सबसे आसान होते हैं, ये होते हैं आपके एक्सीडेंटल या फियर इंड्यूस। इन पिक्चर्स में बहुत समस्या नहीं आती है एस्पिरेंट्स को। जो समस्याएं बच्चे फेस करते हैं वो फेस करते हैं नॉर्मली या तो न्यूट्रल पिक्चर के अंदर जहां पर सिचुएशन समझ में नहीं आ रही कि साहब है क्या, यहाँ पे चीजें नेगेटिव पॉजिटिव समझ में नहीं आ रहा है, या फेस की जाती है नेगेटिव पिक्चर्स के अंदर कि नेगेटिव पिक्चर के अंदर क्या किया जाए। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि अगर नेगेटिव पिक्चर आपको दिखाया जाता है तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है। बट एक चीज याद रखिएगा, पिक्चर नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होती, सिचुएशंस होती है। जो परिस्थिति है सब वो नेगेटिव उस समय के लिए हो सकती है, वो हमेशा रहने वाली नहीं है। कोई चीज अगर आज है जीवन में आपके तो हमेशा नहीं रहने वाली। सेम चीज यहां पर भी होती है टीएटी के दौरान। ये सिचुएशन जो है साहब, ये आदमी डूब रहा है, अभी ये डूबा नहीं है, इसे निकाला भी जा सकता है। या किसी के मन में आ गया कि आदमी डूब गया, उसके बाद सरकार ने यहाँ पर बोर्ड लगा दिया। तो आप सोचते कैसे हैं, आपका थिंकिंग पैटर्न कैसा है, आपका जो कॉग्निशन प्रोसेस है कि मैं ऐसा सोचता हूं ऐसा सोचता हूं, आप कैसे किन कड़ियों को जोड़ते हैं। आपकी कड़ियों को जोड़ने में जब आप सिचुएशंस को देखते हैं, आप लॉजिकली बात कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ये सारी बातें देखी जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपके हर पिक्चर की स्टोरी में आपके ओल की उसको जानने की कोशिश की जाती है, जो कि एक सैन्य अधिकारी बनने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए, जब भी कोई पिक्चर आप देखते हैं, एक एग्जाम्पल के बारे में बात की जाए तो मेजरली फॉर्मेट हमारा सेम होता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें कि फॉर्मेट 3 तरीके से देखा जाएगा। नंबर 1 द पास्ट, व्हाट लीड टू दैट सिचुएशन। जो सिचुएशन आपको दिखाई गई पिक्चर के अंदर, वो परिस्थिति आई ही क्यों है, क्या रीजन था कि परिस्थिति आ गई। अब यहां पर ये देखा जाता है कि आप कितना लॉजिकली सोचते हैं, आपकी थिंकिंग कितनी कैजुअल है, पिक्चर के अकॉर्डिंग आप सोच पा रहे कि नहीं सोच पा रहे हैं। लास्ट पीपीएनडीटी के सेशन के अंदर भी मैंने एक बात करी थी, तो ब्रिज आप बना पाते हैं कि नहीं बना पाते। सिचुएशन जो आज है और जो परिस्थिति पास्ट के अंदर थी कि ये चीज थी इसलिए ऐसी सिचुएशन बनी है, उसके पीछे का एक ब्रिज जो कनेक्शन है वो बना पा रहे कि नहीं बना पा रहे। दूसरी बात यहां पर आती है आपका दैट सेकंड पॉइंट इज योर प्रेजेंट, व्हाट इज हैपनिंग नाउ, अब क्या चल रहा है पिक्चर के अंदर, सिचुएशन क्या चल रही है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जहां पर ये देखा जाता है कि जो परिस्थिति आई थी, जो सिचुएशन थी, मैं इसे प्रॉब्लम नहीं बोलूंगा, प्रॉब्लम जो है वो अब कहना शायद ठीक नहीं होगा, बट जो भी परिस्थिति इस पिक्चर के अंदर आपको दिखी है, अगर कोई समस्या इस पिक्चर के अंदर आपको दिखी है, तो आपका हीरो, आपका प्रोटैगनिस्ट जो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है वहां पर, वो उसको कैसे समस्या का समाधान करता है, कैसे सिचुएशन को सॉल्व कर रहा है, यहाँ पर क्या कर रहा है, उसके एक्शंस के द्वारा वो कैसे ओल क्यूज दिखाता है, और कैसे वो जो क्राइसिस है
जो समस्या है उसका समाधान किस तेजी के साथ कर रहा है, लॉजिक लगा पा रहा है कि नहीं लगा पा रहा है, अपनी इफेक्टिव इंटेलिजेंसी का यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और आपके 15 OQ को यहां पर देखा जाता है। उसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट द फ्यूचर, इसमें देखा जाता है कि आउटकम क्या निकला। आपका जो हीरो था उसने उस समस्या का समाधान कर लिया, कैसे किया, किसकी मदद ली कि नहीं ली, या अपने हिसाब से कर लिया, या अपने आप को सुपर हीरो समझा साहब उसने, या बहुत इमोशनल होकर ये चीजें करी, या फिर समाज के दायरे का ध्यान नहीं रखा। समाज में हमें दो चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि सोसाइटी के अंदर एक्सेप्टेबल क्या है, एक सोशल वैल्यू भी समाज की होती है, उसका ध्यान रखा कि नहीं रखा है, सारी चीजें यहां पर देखी जाएगी। और अंत में जो आपका आउटकम होता है, इसमें एक चीज याद रखिएगा कि आपने उस समस्या का समाधान कर लिया। आपका जो आउटकम होता है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ये देखा जाएगा। देखो, सिचुएशन शुरुआत में नेगेटिव हो सकती है, हो सकता है साहब कि जीवन की शुरुआत में मैंने कई सारी समस्याओं को सामना किया, बट अभी मैं अपनी मेहनत के द्वारा, अपने एक्शंस के द्वारा, अपने काम के द्वारा समस्याओं का समाधान कर लूंगा और जीवन को मैं अच्छे से जीऊंगा। ये दिमाग में आपके होना चाहिए। इस पॉइंट को याद रखिएगा कि आपका जो फ्यूचर है, या क्लियरली बात की जाए कि पिक्चर का जो आउटकम होता है, इट शुड बी ऑलवेज 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 पॉजिटिव, बिकॉज यहां पर चेक किया जाएगा कि आपका माइंड गोल ओरिएंटेड है कि नहीं। तो ये बेसिक सी बात याद रखिएगा टीएटी के दौरान। अब क्या चीजें ध्यान रखनी है आपको साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, जब भी आप किसी पिक्चर के ऊपर अपनी स्टोरी लिखते हैं, क्या बातें आपकी देखी जाती हैं, वहां पे किन पॉइंट्स को ध्यान रखा जाता है, आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। एग्जाम्पल की बात की जाए, देखिए समझिएगा, मैं आपको क्लियरली कुछ मॉडल के बारे में, जिसे पीएसी मॉडल कहा जाता है, ये एक फॉर्मेट होता है जहां पर आप पास्ट के बारे में 1-2 लाइन्स लिखते हैं, उसके बाद आपका जो एक्शन है वो 6 से 8 लाइन का हो जाता है, और उसके बाद आप कंक्लूजन के ऊपर आता है जो कि 1 से 2 लाइन का होता है, जो कि लॉजिकल होना चाहिए। ये चीजें आप करते हैं। अब आज हम बात करने वाले टीएटी के कुछ पिक्चर्स के बारे में, जहां पर मैं बताऊंगा कि साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कैसे असेस किया जाता है, किन बातों का ध्यान आपको रखना है, कैसे एक्सेप्टेबल स्टोरी लिखी जाती है। देखिए याद रखिएगा, यहाँ पर टीएटी के दौरान कोई नेगेटिव पॉजिटिव स्टोरी नहीं होती, या आपने स्टोरी नेगेटिव लिख दी, आपने पॉजिटिव लिखी। यहाँ पर स्टोरीज होती है एक्सेप्टेबल और अनएक्सेप्टेबल। क्या इस स्टोरी को स्वीकार किया जा सकता है, जो सिचुएशन के अंदर आपने जो समस्या का समाधान इस तरीके से किया, जो आपने ओल की उसका यूज करा है, क्या वास्तविक जीवन के अंदर ऐसा किया जा सकता है, उसमें लॉजिक है या नहीं है, आपने उसके अंदर अपने ओल की उसको दिखाया कि नहीं दिखाया, ये सारी चीजें देखी जाती है। और याद रखिएगा, टीएटी के अंदर जो नेचुरल पिक्चर्स आपको दिखाए जाते हैं, न्यूट्रल पिक्चर्स के बारे में बात की जाए, जो नेगेटिव पिक्चर आपको दिखाए जाते हैं, इन पिक्चर का केवल एक मकसद होता है, आप कोचिंग से जो सीख कर आए ना, जो मास्क आप कोचिंग के द्वारा लगा के आते हैं अपने चेहरे के ऊपर कि इसको ऐसा कर देना, इसको ऐसा कर देना, उस मास्क को रिमूव करना, क्योंकि वहीं पर आपकी रियल थिंकिंग बाहर आती है। वहां पर आप क्या सोचते हैं, क्राइसिस मैनेजमेंट एक बहुत बेसिक सी चीज होती है कि क्राइसिस के टाइम पर जब सिचुएशन बड़ी खराब है, उस टाइम आप कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, उस टाइम आपका दिमाग काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सारी बातें सिचुएशंस के अंदर देखी जाती हैं। इसलिए टीएटी के दौरान ये पिक्चर्स बहुत मुश्किल लगती है स्टूडेंट्स को। क्यों? क्योंकि परिस्थितियां नेगेटिव है, प्रेशर ज्यादा क्रिएट होता है, स्ट्रेस की सिचुएशन के अंदर मैं निर्णय ले पा रहा हूं कि नहीं ले पा रहा हूं, ये सारी बातें यहां पर आपके देखी जाती है। अब आगे अगर मैं बात करूं तो देखिए, 3 स्टेप के दौरान या 3 तरीकों से आपके टीएटी का असेसमेंट किया जाता है। मैं आपको तरीके इसलिए बता रहा हूं असेसमेंट के, ताकि आप जब भी स्टोरी लिखे तो इन बातों का ध्यान रखें कि आपको किन बेसिस पर आपकी स्टोरी को जज किया जाएगा, आपकी स्टोरी को किन पॉइंट्स के ऊपर देखा जाता है। नंबर 1, सबसे पहले जब स्टोरी आपकी देखी जाती है, आप स्टोरी को लिखना शुरू करते हैं। अब यहां पर आपको पीपीएनडीटी की तरह एक्शन नहीं लिखना होता है, यहाँ पर आप कैरेक्टर के मूड के बारे में बात नहीं करते, यहाँ पर आप उसके जेंडर के बारे में बात नहीं करते, आप डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी से। आपका जो भी मेन कैरेक्टर है, उसका प्रोफेशन क्या है, वो क्या कर रहा है, आप डायरेक्टली वहां से शुरू कर देते हैं। यहाँ पर आपको पीपीएनडीटी की तरह एक्शंस नहीं लिखना है, ना मूड लिखना है, ना जेंडर लिखना है, इसकी जरूरत यहाँ पर नहीं होती। अब सबसे पहली चीज जो आपकी देखी जाती है, प्रोजेक्शन टेक्निक के बारे में बात की जाए, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। पहली बात, ये टेस्ट अपरसेप्शन का है। भले हम बात कर रहे हैं अपरसेप्शन के बारे में, बट यहां पर इस टेस्ट में एक क्लियरिटी होती है, स्पष्टता होती है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि टीएटी के दौरान जो पिक्चर्स आपको दिखाए जाते हैं वो बहुत क्लियर होते हैं। पिक्चर्स आर क्लियर, बहुत क्लियर पिक्चर आपको होते हैं। क्लियर क्यों होते हैं? ताकि इस पिक्चर के अंदर आप क्या डिसीजन लेंगे देखा जा सके, आपका रियल व्यक्तित्व सामने आता है। यहां पर आपको इमेजिन करने की बहुत छूट नहीं होती कि यहां पर गधा है कि घोड़ा है। यहां पर क्लियरली दिखाया जाएगा कि क्या दिख रहा है, यहां पर क्लियरली समझ में आना चाहिए। नंबर 1, यहां पर जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वो होता है आपका ऑब्जर्वेशन। आप ऑब्जर्व कीजिए, ऑब्जर्वेशन इज द की टू क्लियर एनी काइंड ऑफ प्रोजेक्टिव टेक्निक टेस्ट। इस बात को अपने दिमाग के अंदर रखिएगा। आप जितना बेहतरीन ऑब्जर्वेशन करेंगे, जितना बढ़िया आपका ऑब्जर्वेशन होगा, उतनी बड़ी आपकी स्टोरी होगी। जब आप चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व करने का मतलब केवल ये नहीं होता कि आपने कैरेक्टर को ऑब्जर्व कर लिया, इसका क्लियरली मतलब होता है कि आप बैकग्राउंड को ऑब्जर्व करते हैं,
आप सीनरीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहां पर आप सिचुएशन को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, आप लोगों के हाव भाव को, बॉडी लैंग्वेज को, क्या चीजें यूज हो रही है, क्या रिसोर्स आप यूज कर सकते हैं, क्या चीजें हाथ के अंदर है, इन सब का यूज करते हैं। ये होता है ऑब्जर्वेशन। तो सबसे पहली बात जिस चीज पर आपको असेसमेंट किया जाता है, नंबर 1 चीज ये देखी जाती है, दैट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द हीरो। एस्पिरेंट ने जो स्टोरी लिखी है उसमें उसने किसे हीरो माना है, वो हीरो मान किसे रहा है। एग्जाम्पल की बात की जाए कि हु यू चूज, आपने किसको चूज करा है? आपने हीरो चूज करा साइकिल वाले को चूज करा है, आपने इस महिला को हीरो चूज करा है इस पिक्चर के अंदर, आपने इस लड़के को चूज करा है, दुकान वाले को चूज करा है, या इस व्यक्ति को चूज करा है। ये दिखाता है आपका मैच्योरिटी लेवल, आपके अंडरस्टैंडिंग पिक्चर की आप कितने मैच्योर है, दिखाता है क्लियरली। बहुत सिंपल सी बात मैं कह रहा हूं, आप किसे हीरो चुनते हैं ये बहुत बड़ा और बहुत मेजर रोल प्ले करता है। आपका हीरो कौन है, देखो माना जाएगा, सीधी सी बात है, इस पिक्चर के द्वारा आप जो परिस्थितियां इस पिक्चर के अंदर दी जाती है इसके द्वारा देखा जाता है कि अगर आप वहां पर हुए तो आप क्या करेंगे उस सिचुएशन के अंदर, आप कैसे एक्शन लेंगे। तो ये चीज याद रखिएगा कि आपकी जेंडर, एज, आइडेंटिटी, जिससे भी आप हीरो चूज कर रहे हैं वो उस एज के अकॉर्डिंग एक्शन लेने लायक होना चाहिए। इसे कहा जाता है एज अप्रोप्रिएट मेजोरिटी। एक पिक्चर में आप अपना हीरो 13 साल के बच्चे को चूज कर रहे हैं, उससे एक्शंस करवा रहे हैं साहब सुपरमैन वाले, उससे एक्शंस करवा रहे हैं ऐसे व्यक्ति के जिसकी उम्र 25 से 30 साल होनी चाहिए फिजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए तो ये पॉसिबल नहीं। दैट मीन्स आपकी ऑब्जर्वेशन के अंदर कमी और आपके मैच्योरिटी लेवल के अंदर कमी। तो याद रखिएगा आप किसे हीरो मान रहे हैं, आपकी पिक्चर में हीरो है कौन, ये जानना सबसे इंपॉर्टेंट होता है और आपका असेसमेंट सबसे पहले इसी पे किया जाता है। बिकॉज ऐसे 3 चीजें समझ में आती है, आपका मैच्योरिटी लेवल, आपकी पिक्चर की अंडरस्टैंडिंग और आपकी सिचुएशनल अवेयरनेस। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू होता है, दूसरा पॉइंट होता है असेसमेंट का, इसे कहा जाता है एनवायरमेंटल प्रेस। द प्रॉब्लम, समस्या क्या है पिक्चर के अंदर। देखिए हर पिक्चर के अंदर आपको कुछ ना कुछ क्लू यहां पर दिए जाते हैं, हर पिक्चर अपने साथ एक क्लू लेकर आता है। क्लू का मतलब क्या होता है, आसपास के सिचुएशन से आपको पता लगना शुरू हो जाएगा। बैकग्राउंड के अंदर क्या चल रहा है साहब, हवा चल रही है, आंधी चल रही है, हो सकता है साहब किसी गांव का माहौल हो या जंगल का माहौल हो। बैकग्राउंड के अंदर क्या दिख रहा है, पीछे दिख रहा है ऑफिस से कंप्यूटर रखा हुआ है, ये किसी ऑफिस का माहौल है। बैकग्राउंड में दिख रहा है सब स्कूल है, टीचर पढ़ा रहा है। तो याद रखिएगा हर पिक्चर के अंदर आपको एक ऑब्जर्वेशन करने के लिए एक पॉइंट दिया जाता है जो कि क्लू के तौर पे काम करता है। और दूसरी बात साइकोलॉजिस्ट जो आपके चेक करेगा वो होगा आपका एनवायरमेंटल प्रेस। इसका मतलब होता है आपकी सिचुएशन को समझने की क्षमता, आप प्रॉब्लम समझे कि नहीं समझे। अरे परिस्थिति समझेंगे तभी जाकर तो उसका समाधान निकालेंगे। मुझे सिचुएशन ही समझ में नहीं आ रही, प्रॉब्लम क्या है, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। समस्या क्या है मुझे समझ में नहीं आ रही, मैंने कुछ भी लिख दिया, हीरो बना दिया सब और मैं कुछ भी कर रहा हूं। क्या लिखा है यहां पर क्लियरली पढ़िएगा, दिस इज हाउ यू परसीव द वर्ल्ड। ये दिखाता है कि आप दुनिया को देखते कैसे हैं, आपका नजरिया क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके दुनिया को देखने का नजरिया यहां से समझ में आ जाता है। समस्या दिख ही नहीं रही आपको सब, डू यू सी द सिचुएशन एज अ होपलेस ट्रेजेडी, अ माइनर इनकन्वीनियंस। आपको जो परिस्थिति दी गई है उसको देखकर आपने क्या बोला कि सब बहुत गंभीर समस्या, सुधारा ही नहीं जा सकता इसको तो, या माइनर इनकन्वीनियंस के बारे छोटी सी समस्या है, इसको तो ऐसे हम सुधार लेंगे, या फिर साहब एक अपॉर्चुनिटी इसमें मैं ऐसा कर सकता हूं। आपका पूरा माइंडसेट इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने परिस्थिति को देखा कैसे है। आपने बोला बहुत बड़ी समस्या सर, मर्डर हो गया, मर्डर करके आदमी भाग रहा था, पुलिस पकड़ रही है, पकड़ना बहुत मुश्किल है। या आपने बोल दिया कोई बात नहीं चोरी करके भाग रहा है, या आप करेंगे सब इट्स काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर मी, आई एम द ब्रेवेस्ट पर्सन, मैं ये हूं तो मैं इसको कर सकता हूं। चीजें देखी जाती। एक बहुत बढ़िया लाइन यहां पर लिखी है, परसेप्शन वो चीज है जिससे समझ में आता है कि आप दुनिया को देखते कैसे, आपके नजरिए के बारे में बात की जाती है। तो जो इन्वायरमेंटल प्रेस है, जो प्रॉब्लम है, वो आपके रियल मोटिव को बाहर करती कि आप है क्या, आप दुनिया कैसे देख रहे हैं, आपके अंदर वो मैच्योरिटी का लेवल है कि नहीं है, और ये देखा जाता है कि आप इमोशनली स्टेबल है कि नहीं है। चीजों को बड़ा चढ़ा के बताने के, अरे इस पिक्चर में तो ये हो रहा था, आतंकवादियों ने ट्रेन लूट ली है साहब, बस को किडनैप कर लिया गया है, बच्चे को मार दिया जा रहा है, ये चीजें एक्सट्रीम पर आपको नहीं जाना है, बिकॉज ये दिखाती कि आप कितने अनस्टेबल हैं, चीजें कितनी अनरियलिस्टिक है आपकी। इसके बाद जो तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है, आपके सामने जो परिस्थिति आपने जो चूज करी, आपने परसीव कर ली कि समस्या ये थी मेरे सामने, इसका समाधान आप करते कैसे, द रेजोल्यूशन एंड द कंपार्टमेंट, समस्या का समाधान कैसे आप कर रहे हैं, और इसके अंदर आपको अपने 15 OQs दिखाने पड़ेंगे। सीधी सी बात है, लॉजिकल होना चाहिए। समस्या ये थी, समाधान मैं ऐसे कर रहा हूं, लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से करूंगा।
आप कैसे इफेक्टिव इंटेलिजेंसी का यूज करते हैं और समस्या को समाधान करने के बाद आप अपनी स्टोरी को कंप्लीट कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, या आधी समस्या का समाधान आपने किया। आपने एग्जाम्पल के अंदर, एक एग्जाम्पल के बारे में बात करूं मैं, आपने पिक्चर में बताया कि सामने वाले बिल्डिंग के अंदर आग लगी है, आपने पानी डालना शुरू कर दिया। अरे पानी लाए कहां से हो ये तो बताओ। आप सिचुएशंस को बताते हो कि मैं समस्या का समाधान ऐसे करूंगा, पर कैसे करूंगा ये नहीं बता पा रहे। पानी है साहब, पानी डाल दूंगा, पानी से आग बुझ जाएगी। अरे पानी लाए कहां से बताना पड़ेगा। एक्शन ओरिएंटेड आपको होना पड़ेगा यहां पर, और आपके इन 15 ऑयल क्यूज को आप यहां पर दिखाने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल की बात की जाए, जैसे इस पिक्चर को आप देखेंगे, इस पिक्चर में क्लियरली आपको दिख रहा है देयर इज अ पर्सन स्ट्रेस के अंदर है। नेगेटिव पिक्चर दिख रहा है साहब, बिल्कुल नेगेटिव पिक्चर है। नंबर 1 थी, नेगेटिव पिक्चर यहां पर दिख रहा है, ऑब्वियसली आपको दिख रहा है। यहां पर आप सिचुएशन को अवॉइड नहीं कर सकते कि साहब पिक्चर तो पॉजिटिव है। यहां पे आप ये नहीं कर सकते जो बहुत सारे बच्चे करेंगे। जब हम नेगेटिव पिक्चर्स के बारे में बात करते हैं, जो सबसे बड़ी मिस्टेक एस्पिरेंट करते हैं वो यही करते हैं कि पिक्चर को अवॉइड कर देना, कि परिस्थिति ये है ही नहीं, ड्रामा चल रहा है तो एक ड्रामा की रिहर्सल कर लेते, या एक मूवी के अंदर ही सीन चल रहा है। नेवर डू दैट थिंग। याद रखिएगा, अगर सबसे पहला रूल नेगेटिव पिक्चर का होता है, अगर पिक्चर में क्लियरली दिख रहा है सिचुएशंस आर नेगेटिव, इसको एक्सेप्ट करना आपकी जिम्मेदारी है। आपकी जिम्मेदारी है कि इसको पॉजिटिव आप कैसे बनाते हैं। पिक्चर के अंदर दिख रहा है देयर इज अ पर्सन, एक लड़का यहाँ पर है, शायद अपने हॉस्टल के रूम के अंदर है, मैप लगा हुआ है पीछे, पीछे कई सारे बोर्ड्स यहाँ पर लिखा हुआ है उसने, वो बात कर रहा है बड़ी बड़ी चीज़ों के बारे में कि जीवन में सक्सेस होना कितना इंपॉर्टेंट होता है। किस किताबें रखी, हिस्ट्री की किताब है लिखी है, जनरल नॉलेज की लिखी है, करंट अफेयर्स की किताब लिखी है, दैट मीन्स किसी एग्जाम की शायद प्रिपेयर यहाँ पर कर रहा है। नीचे यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हुई है और ये चीज़ें कर रहा है। नीचे जो चीज़ें आप देखेंगे तो ये किसी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का दिख रहा है। पिक्चर भले किताबें यहाँ पर रखी इस तरह की, पर नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की चीज़ें दिख रही है, और क्लियरली यहाँ पर समझ में आता है कि बच्चा किसी एग्जाम के स्ट्रेस के अंदर है। अब यहाँ पर एक स्टोरी बनाई जाती है, स्टोरी बनाई सीडीएस एस्पिरेंट ने। एग्जाम्पल की बात की जाए, अमित वॉज अ बीटेक स्टूडेंट हु हैड अ बैकलॉग इन मैथमेटिक्स। द एग्जाम वॉज ओनली 2 weeks away एंड ही फेल्ट हाईली स्ट्रेस्ड एंड आइसोलेटेड। उसने बताया, सिचुएशन को समझा कि अमित जो है, उसकी उम्र बीटेक कर रहा है अमित, और पेपर है साहब उसका, बैकलॉग है मैथमेटिक्स के अंदर, एग्जाम जो है उसके आने वाली 2 सप्ताह के अंदर एग्जाम आ जाएगी, और बच्चा हाईली स्ट्रेस्ड है, आइसोलेटेड फील कर रहा है, अपने आप को अलग फील कर रहा है, और बहुत स्ट्रेस के अंदर, जो कि पिक्चर के अंदर दिखाया जा रहा है। यहाँ पर परिस्थिति को टाला नहीं गया है। आगे बात की जाए, रियलाइजिंग ही कुडंट क्लियर इट अलोन, अमित मेड अ स्ट्रिक्ट स्टडी टाइम टेबल, dedicated 4 hours daily to maths. He requested his roommate, who was strong in the subject, to clarify his core concept every evening. He also utilized online videos lecture to practice previous year's questions. कंप्यूटर वहां पर दिखा, दैट मीन्स उस रिसोर्स का यूज यहां पर किया जा रहा है। थ्रू कंसिस्टेंट हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन टाइम मैनेजमेंट, अमित क्लियर्ड हिज बैकलॉग विद द B+ ग्रेड एंड रिगेन्ड हिज कॉन्फिडेंस। कि साहब उसने बहुत मेहनत करी, ये सारी चीजें करी, और उसने B+ ग्रेड हासिल कर लिया। एक रियलिस्टिक अप्रोच के बारे में बात करी कि एग्जाम में तकरीबन कुछ ही समय बचा हुआ था, 14 दिन थे, 14 दिन के अंदर कुछ नहीं आता था, बैकलॉग हो गया, तो उसने B+ लेकर आ गया, जो कि रियलिस्टिक गोल होता है। अगर यहाँ पर ये बोल दिया जाए कि साहब उसने 2 सप्ताह के अंदर क्लासेस के अंदर टॉप कर लिया, तो वो बहुत रियलिस्टिक नहीं माना जाएगा। अब अगर मैं साइकोलॉजिकल डिकोडिंग करूँ इस पिक्चर की, बताऊंगा कैसे इस पिक्चर के अंदर किन पॉइंट्स को देखा जा रहा है। हालांकि देखिए, मैं फिर से बोलूंगा, इट्स नॉट अ परफेक्ट स्टोरी, बट यस इट इज एन एक्सेप्टेबल स्टोरी फ्रॉम सम पॉइंट ऑफ व्यू। फिर भी अगर साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो स्टोरी को असेस कैसे किया जाएगा, ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि जब आप अगली बार खुद से स्टोरी लिखें तो इन बातों का ध्यान रखें कि कैसे इन स्टोरीज को असेस किया जाता है। नंबर 1 बात की जाए, टेक्स्ट सेगमेंट फ्रॉम द स्टोरी। अमित वॉज अ बीटेक स्टूडेंट। जैसा कि मैंने बताया कि जो एस्पिरेंट था वो सीडीएस एस्पिरेंट था, तो यहाँ पर क्लियरली यहाँ पर दिखा कि वो अपने आप को रिफ्लेक्ट कर रहा है। अगर 12th का एस्पिरेंट होता है वहां पर, तो शायद वो अपने आप को रिफ्लेक्ट नहीं करता, बट यहाँ पर उसने बताया कि हाँ साहब उसका ओल क्यों समझ में आ रहा है, क्या कि सेल्फ इमेज है और रियलिज्म के बारे में बात कर रहा है, वास्तविकता में जो है वैसा दिखा रहा है। बट एक गड़बड़ यहाँ पर थी, जो पिक्चर्स दिखाई जा रही थी, बुक्स में करंट अफेयर्स की किताब भी थी, बुक्स में जनरल नॉलेज की किताब भी थी, जिसका उपयोग यहाँ पर नहीं बताया गया। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू इट्स नॉट अ परफेक्ट स्टोरी, बट इट इज एक्सेप्टेबल। आगे बात की जाए, हीरो सिलेक्शन दिया जाए, आइडेंटिफाई विद द रियलिस्टिक पीयर ग्रुप अवतार, एज अप्रोप्रिएट एंड द ग्रुप इन रियलिटी। जैसा कि मैंने कहा कि उसने अपने आप को जोड़ा है पिक्चर के अंदर, कि अमित वॉज अ बीटेक स्टूडेंट, सीडीएस एस्पिरेंट की उम्र लगभग इतनी होती है, तो अपने आप को सीट से वो जोड़ सकता है। आगे बात की जाए, रियलाइजिंग ही कुडंट क्लियर इट अलोन, मेड अ स्ट्रिक्ट टाइम टेबल। ये जो लाइन लिखी गई यहाँ पर, उसने रियलाइज करा, दैट इज सेल्फ रियलाइजेशन, अपने अंदर को रियलाइज करा, उसने ब्लेम नहीं करा किसी और को, इज नॉट ब्लेमिंग कि इस कारण से वो कर नहीं पाया, उसका टाइम इस चीज ने खराब कर दिया, नहीं, उसने अपने पर्सनल फेलियर को रियलाइज किया है, यार भाई मैं नहीं कर सकता अकेले, मेरे को अकेले नहीं हो पाएगा, मुझे किसी की हेल्प यहाँ पर लेनी पड़ेगी। मतलब क्लियरली एक्नॉलेजेस अ पर्सनल फेलियर
विदाउट पासिंग ब्लेम टू एग्जामिनर और लक। अपने लक पे, एग्जामिनर पे कोई ब्लेम वो नहीं कर रहा है बच्चा। वो कह रहा है कि हाँ साहब मैंने पढ़ाई नहीं करी तो अब मेरे को समस्या थी, समस्या मेरी वजह से हुई है, एक्सेप्ट किया है, अपने डिफेंस मैकेनिज्म को कमजोर बनाया उसने। ये नहीं कर रहा है कि साहब मेरी गलती नहीं थी वो तो इसलिए हो गया, नहीं, मैंने नहीं करी पढ़ाई बट मेरे को पढ़ाई करनी। यहां से क्लियरली क्या दिख रहा है, उसकी इफेक्टिव इंटेलिजेंस यहां पर दिख रही है, मतलब परिस्थिति को समझने की क्षमता दिख गई है। उसको समझ में आ गया कि भैया अकेले में कर नहीं सकता हूं। क्लियरली वो समझ रहा है परिस्थितियों को समझने की क्षमता कि 2 सप्ताह बचे, अकेले नहीं कर सकता। बीटेक के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए क्या करूंगा, दोस्त की हेल्प में लूंगा। रीजनिंग एबिलिटी यहां पर दिख जाती है, एक तार्किक शब्दों के अंदर एक लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू उसने बताया। अकेले नहीं कर सकना हो, दोस्त की मदद लेनी पड़ेगी। और यहां से एक सोशल एडेप्टिबिलिटी वाला मामला भी सामने आ जाता है और एक तरह का ओएलक्यू। वहीं अगर आगे बात की जाए तो बच्चे ने कहा रिक्वेस्टेड इज रूममेट टू क्लियरिफाई कोर कॉन्सेप्ट। अपने रिक्वेस्ट रूममेट से बोला कि सब मेरे कोर कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दे। यहां से क्लियरली दिखता है कि विलिंगली टू आस्क फॉर द हेल्प विदाउट ईगो, बिना किसी ईगो की हेल्प मांगी जा रही है। जानता है कैसे ह्यूमन रिसोर्स का यूज करना है, उसको पता है मेरा रूममेट अच्छा है इस पेपर के अंदर, मैं उसका यूज कर सकता हूं विदाउट किसी ईगो के। ये दिखाता है आप सोशली कितने एडेप्टेबल हैं और आपका कॉपरेटिवनेस को ये ओएलक्यू यहां पर दिखाया गया। इसके बाद अगर बात की जाए नेक्स्ट, दैट इज टेक्स्ट सेगमेंट फ्रॉम द, अगर देखा जाए तो यूटिलाइज ऑनलाइन वीडियोस, कंप्यूटर यहां पर था, रिसोर्स का यूज किया जा रहा है। लेक्चर टू प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर पेपर, समझ में क्या आता है कि सिस्टमैटिक ढंग से एक सही तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। समस्या के समाधान का अप्रोच बड़ा क्लियर सा है, पीवाईक्यूज देखे जा रहे हैं, ऑनलाइन वीडियोस यहां पर देखे जा रहे हैं, है ना। इसमें 2-3 चीजें आप और जोड़ सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि यहां पर इट्स नॉट ए परफेक्ट स्टोरी बट इट इज एक्सेप्टेबल स्टोरी फ्रॉम सम पॉइंट ऑफ व्यू। ये दिखाता है आपकी ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी को। और इसके बाद अगर लास्ट बट नॉट लीस्ट बात की जाए, थ्रू कंसिस्टेंट हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन टाइम मैनेजमेंट, उसने हार्ड वर्क किया, टाइम मैनेजमेंट किया, जैसे बताया उसने साहब कि मैं 4 घंटे पढ़ाई करूंगा, मैथ्स के ऊपर ज्यादा ध्यान दूंगा। ये दिखाता है साहब कि बच्चा डिटर्मिनेशन है, स्टेमिना उसने अपना दिखा दिया, अपने कॉन्फिडेंस के बारे में बात की कि मैं कर सकता हूं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर होती है, क्लियर इज बैकलॉग विद अ बी ग्रेड। सीधी सी बात है, रियलिस्टिक गोल है, द अचीवमेंट इज रियलिस्टिक। ये नहीं कहा उसने कि मैं जो है पूरा कॉलेज में मैंने टॉप कर लिया सर, या मैंने पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर टॉप कर लिया। एक पॉजिटिव और रियलिस्टिक गोल यहां पर दिखता है, जो दिखाता है कि इट्स द पर्सन इज रियल, उसको पता है कि इस समय में क्या किया जा सकता है। यहां पर अपने आप को सुपर हीरो नहीं माना गया है। आगे बात की जाए, डिडंट सडनली टॉप द यूनिवर्सिटी अर्न द सेट बिलीव रिकवरी। सीधी सी बात हमने जिससे करी, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखती है, एक जिम्मेदारी का अनुभव भी यहां पर दिख रहा है सोल क्यू के अंदर कि जी हाँ, अगर ये करूंगा तो मैं ये कर सकता हूं, मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं एग्जाम में पढ़ाई करके इसको क्लियर करूं, मैंने कर दिया। ये छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको बता दिया ताकि आपको समझ में आए कैसे इसकी कोडिंग की जाती है, क्या चीजें आपकी देखी जाती है। अब जो सबसे बड़ी चीजें, 3 चीजें याद रखिएगा, स्ट्रिक्टली इन चीजों को अवॉइड करना। नंबर 1, मर्डर क्राइम एंगल को क्लियरली अवॉइड कीजिएगा। किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन के अंदर जो पिक्चर आपको दिख रहा है उसमें मर्डर या किसी भी क्राइम एंगल को अलाउ मत कीजिए, सबसे नेगेटिव माना जाता है। क्यों? आप अननेसेसरी अपनी स्टोरी को फिल्मी बनाने की कोशिश करेंगे, डोंट डू दैट थिंग, स्ट्रिक्टली अवॉइड कीजिएगा। दूसरी बात, सुसाइडल थीम को अवॉइड कीजिए। यहाँ पर चेक किया जाएगा आपके अंदर की टेंडेंसीज को जानने के लिए। पिक्चर में कुछ दिख रहा है, सब स्ट्रेस था, सुसाइड करने वाला था, मैंने बचा लिया, डोंट डू दैट थिंग। नेवर गो फॉर द एक्सट्रीम कि इसने ये करा और मैंने उसको बचा लिया। यू आर नॉट द सुपर हीरो कि साहब मेरा दोस्त था सुसाइड करने जा रहा था, मैंने बचा लिया, वो तो बच गया, नहीं तो नहीं हो जाता। डोंट डू दैट थिंग। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नेवर ब्लेम द अथॉरिटीज इन एनी काइंड ऑफ पिक्चर। किसी भी पिक्चर में अथॉरिटीज को ब्लेम मत कीजिएगा कि नगर निगम की फॉल्ट था, पंचायत ने काम नहीं करा, सरकार ने काम नहीं करा, नेवर डू दैट थिंग। ये दिखाता है कि आप अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं। आपने क्या करा वहां पर, ये देखा जाएगा, किसी और ने नहीं करा, इसके बारे में बात नहीं की जा रही। आप वहां पर क्या कर रहे हैं, आपका सेल्फ रिलेशन है कि नहीं, ये चीजें यहां पर देखी जाती है। तो 3 बेसिक बातें आपको अवॉइड करनी है टीएटी के पिक्चर्स के दौरान। अब इसके बाद एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि टीएटी के दौरान जो नेगेटिव पिक्चर्स दिखाए जाते हैं उन्हें कैसे हैंडल किया जाए। बहुत बड़ा सवाल होता है ऐसे पिक्चर जहां पर एक बहुत हायर इमोशंस को दिखाया जा रहा है। हम डेड बॉडी के बारे में बात करें, किसी व्यक्ति के अंदर एक्सीडेंट, बहुत मेजर एक्सीडेंट हो गया है, मरने वाली स्थिति आ गई, दिख रहा है साहब की बहुत ऐसी चीजें होंगी जहां पर स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। इन परिस्थितियों को हैंडल कैसे किया जाए? देखिए, मैं पहली बात आपको कहूंगा कि इस तरह के पिक्चर के द्वारा वास्तविकता में आपका सबसे बड़ी असेसमेंट किया जाता है। किसी भी कैंडिडेट के मनोबल को जानने का, उसकी इमोशनल स्टेबिलिटी को जानने का सबसे बढ़िया तरीका होता है कि एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन उसको दी जाए। देखिए, नॉर्मल अगर परिस्थितियां हैं, सामान्य परिस्थिति के अंदर अपना कौशल दिखाना बहुत बड़ी बात होती नहीं। नॉर्मल परिस्थिति थी साहब, आदमी डूब रहा है, उसके अंदर आपने बता दिया आप कैसे बचाएंगे, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। बट जब परिस्थितियां बहुत हाई स्ट्रेस वाली, एक बहुत कोर इमोशन अंदर आ रहा है, एग्जाम्पल की बात की जाए, किसी की मृत्यु यहां पर होगी, बहुत कोर इमोशन और बहुत हायर इमोशन ही होता है,
वहां पर आप कैसे अपने आप को हैंडल करते हैं, आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी है कैसी, आप कैसे अपने मन को, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं, और कैसे इस तरह की सिचुएशन के अंदर भी आप एग्जैक्टली वही सोचते हैं जो परिस्थिति के अकॉर्डिंग सही है। कैसे आप अपनी भावनाओं पे काबू रख के एक लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में बात करते हैं। ये चीजें आपकी यहीं से देखी जाती है। बट एक चीज मैं फिर बोलूंगा, देखिए सिचुएशन नेगेटिव पॉजिटिव होती है, पिक्चर नेगेटिव पॉजिटिव जैसी बात यहाँ पर नहीं होती है। हर व्यक्ति को इस पिक्चर को हैंडल करने का तरीका बहुत अलग हो जाता है और यही देखने की कोशिश की जाती है। याद रखिएगा, इन तरह के पिक्चर से सबसे बढ़िया तरीके से आपकी पर्सनालिटी के बहुत सारे डायमेंशंस रिवील हो जाते हैं। अब कुछ बेसिक बातें अगर मैं कहूं कि देखिए व्हाट साइकोलॉजिस्ट लुकिंग है, वो क्या देखना चाहता है इन पिक्चर्स के अंदर। यहां पर बेसिकली आपके सबकॉन्शियस माइंड को देखने की कोशिश की जाती है। आपके अंतर मन के अंदर है क्या, रॉ आप क्या है, जब आप रिजिड फॉर्म के अंदर आते हैं, जब आप इमोशन से भरे हुए हैं, आपके अंदर एक बहुत बहुत बड़ा इमोशन आपके सामने आ जाता है। आप इसे नेगेटिव इमोशन भी कह सकते हैं। आप उस टाइम पर कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, और वहां पर आपके बिहेवियर पैटर्न को समझने में बहुत अच्छे से जानकारी मिल जाती है। आपका जो थिंकिंग पैटर्न है वो कैसे बदलता है। कुछ पिक्चर्स में जहां पर परिस्थितियां सामान्य थी, आपका थिंकिंग पैटर्न बहुत अलग था, बट पिक्चर जैसी नेगेटिव आ गई, सब आपका थिंकिंग पैटर्न बहुत अलग हो जाता है। क्या डिफरेंस यहां पर आ रहा है, कैसे आप निर्णय लेते हैं, आपकी इंटेलिजेंसी किस तरह से काम करती है, चीजें यहां पर देखी जाती है। और याद रखिएगा, इस पिक्चर के अंदर 3 लेयर्स के बारे में हम बात करेंगे। 3 लेयर्स पे आपको असेस किया जाता है। लेयर 1 यहां पर कहती है द सिचुएशनल परसेप्शन, आप परिस्थिति समझ पाए कि नहीं समझ पाए। नंबर 1 चीज, आपका इनिशियल रिएक्शन यहां पे क्या था, मतलब आपने परिस्थिति को ड्रामा बता के आपने परिस्थिति से पल्ला झाड़ लिया, या समस्या का समाधान आपने किया, या समस्या का सामना आप कर रहे हैं। कई बच्चे होते हैं, इसमें एक टेंडेंसी होती है, दैट इज द डिनायल। देखिएगा क्या साइकोलॉजिकल इंटरफेरेंस है, डिनायर और लेक ऑफ इमोशनल स्टेमिना। इट शोज दैट व्हेन अ रियल लाइफ क्राइसिस हिट्स, यू माइट फ्रीज और रिफ्यूज टू फेस द ट्रुथ। आपने बोल दिया पिक्चर में, साहब ये तो डेड बॉडी नहीं है, तो ड्रामा वारामा कर रहे थे, घूमने फिरने जा रहे। मतलब अगर वास्तविकता में ऐसी परिस्थिति तुम्हारे जीवन के अंदर आती है तो तुम रिफ्यूज कर दोगे, क्लियरली दिखता है। नेवर डिनाई दैट काइंड ऑफ पिक्चर। पिक्चर में दिख रहा है क्लियरली कि कुछ है, बहुत बड़ी समस्या है, पिक्चर नेगेटिव दिख रहा है, एक्सेप्ट करो उसको, डिनायल नहीं करना है। डिनायल सबसे गंदा डिफेंस मैकेनिज्म माना जाएगा आपका। क्लियरली मैं कह रहा हूं, आपकी पर्सनालिटी बड़ी नेगेटिव शो हो जाएगी वहां पर। तो सबसे पहली चीज ये देखी जाती है, डिड यू एक्सेप्ट द रियलिटी। जो सिचुएशन परिस्थिति थी, आपने उसको एक्सेप्ट किया कि आप पैनिक कर गए। दूसरी बात आपकी देखी जाती है, व्हाट दे लुकिंग फॉर, वो देखते हैं साहब, हाउ डज योर हीरो टैकल द क्राइसिस। इज द एक्शन लॉजिकल, स्ट्रक्चर्ड एंड सेल्फ रिलिएंट, और डज इट रिली ऑन मिरेकल, लक और द आउटसाइड हेल्प। परिस्थिति का सामना आपने किया कैसे, आपके हीरो ने, उसने उस टाइम पर लॉजिक के साथ बात करी, उसने एक स्ट्रक्चर को फॉलो किया, अपन इमोशंस पे काबू रखा है, बहुत पत्थर जैसा हो गया कि यार फर्क ही नहीं पड़ रहा, या फिर वो लक पे डिपेंड था, दूसरे के हेल्प पे डिपेंड था। फॉर एग्जाम्पल की बात की जाए, जैसे इफ योर हीरो वेट्स फॉर द पुलिस और क्राइस्ट अंटिल विल हेल्प लाइव्स। सिचुएशन आ गई साहब कि आदमी जीने मरने की कगार पे, तुम हेल्प कर रहे हो साहब, एम्बुलेंस जब आएगी ना तब मैं इसकी हेल्प करूंगा। अरे क्या मतलब है इसका, मतलब तुम्हारी डिपेंडेंसी ज्यादा है किसी और पे, तुम खुद से कुछ नहीं कर सकते। इट रिवल्स अ पैसिव डिपेंडेंट पर्सनालिटी। मैं सिर्फ हेल्प ही ले रहा हूं, मैं खुद से कुछ नहीं करूंगा। अरे जब हेल्प आएगी तब मैं करूंगा, उसके पहले मैं खुद से कुछ नहीं कर सकता। ये देखा जाता है। आपका हीरो एक्शन क्या ले रहा है, दूसरे की हेल्प ले रहा है, पर खुद क्या कर रहा है यहां पर देखा जाएगा। कैसे रिसोर्स का यूज कर रहा है, उसका दिमाग चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और उसका एक्सेप्टेंस है कि नहीं ग्रुप के अंदर, आसपास के जो लोग हैं उनको इन्फ्लुएंस करके हेल्प के लिए, मदद के लिए बुला पा रहा है कि नहीं बुला पा रहा है। ये सारी चीजें यहां पर देखी जाती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, द इमोशनल टोन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। द इमोशनल टोन क्या लिखा है, व्हाट इज द मूड ऑफ द स्टोरी एंड द एंड। एंड क्या था स्टोरी का, एंड क्या था तुम्हारा जो एंड था स्टोरी का, वो बहुत डीपली डिप्रेसिंग हो गया क्या, कि सब मरने के बाद मैंने जीना ही छोड़ दिया। आप उस सिचुएशन से आगे जा पा रहे कि नहीं जा पा रहे, परिस्थिति का सामना आपने करा। आपकी जो स्टोरी है वो बहुत कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए, रियल आपके रिजोलेंस करना चाहिए। ये चीजें यहां पर देखी जाती है। और साइकोलॉजिकल इंटरफेरेंस के बारे में बात करूं, एंडिंग अ स्टोरी विथ परमानेंट ग्रीफ और ruined life shows pessimist and low resilience। परमानेंट ग्रीफ हो गया कि साहब इसके बाद, मृत्यु के बाद उसने जीवन जीना छोड़ दिया, सिचुएशन के बाद साहब वो खत्म हो गया। तुम्हारी इमोशनल अनस्टेबिलिटी यहां पर देखने को मिलती है। तो बेसिक से पॉइंट याद रखिएगा कि जब भी आप इस तरह की स्टोरीज को लिखते हैं तो 3 तरीके से साइकोलॉजिस्ट आपके पॉइंट ऑफ व्यू को देखेगा, आपके अंदर की कोर क्वालिटीज को चेक करता है। इसलिए कुछ बेसिक बातों का ध्यान आपको यहां पर रखना पड़ेगा। क्या बेसिक बात है, आप अपनी क्वालिटीज को शो कीजिए। यहां पर आप सिचुएशंस के अंदर आप अपने कॉन्फिडेंस को अप कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, आप मेंटली स्टेबल है कि नहीं। दूसरा देखा जाएगा आपकी डायनेमिक क्वालिटीज को,
कि साहब आप नेगेटिव को फेस कर पाते कि नहीं कर पाते। एग्जाम्पल की कि भैया घर बर्न हो रहा है, यहाँ पर कैजुअलिटी हो रही है, आप किस लेवल तक आप देख पा रहे हैं, या बहुत ही नेगेटिव है, आपने बोल दिया सब इतने लोग मर गए बिना किसी रीजन के, ये चीजें यहाँ पर देखी जाएगी। उसके बाद आपका मेंटल स्टेमिना यहाँ पर देखा जाता है कि जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन थी उसमें आप कितना लॉजिकल सोच रहे हैं। आप प्रेशर है साहब आपके ऊपर, पर कितना लॉजिकल सोच पा रहे हैं कि मेरे को ये करना है, फिर मैंने ये करा, फिर मैंने ये करा, फिर इसके बाद मैंने ये करा। ये बेसिक सी बात यहां पर देखी जाती है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो विच इज सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप एम्पैथी शो करते हैं कि सिंपैथी शो करते हैं। सामने वाला जो उस परिस्थिति के अंदर था उसके लिए आप केवल सॉरी फील कर ले कि यार मेरे को बड़ा दुख हो रहा है, या उसकी जगह पर जाके सोच रहे कि यार इसके अंदर मुझे ऐसा करना चाहिए तब इस समस्या का समाधान कर सकता हूं। मेजर डिफरेंस याद रखिएगा, साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सिंपैथी शो करने वाले लोग बहुत होते हैं, पर एम्पैथी शो करने वाले आदमी बहुत कम होते हैं। स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट शो एम्पैथी शो करेगा कि यार मैं इस परिस्थिति में होता तो मैं कैसा फील करता, अब इसलिए मुझे एक्शन लेके समस्या का समाधान करना है। बेसिक बातें यहां पर आपके देखी जाती है, पर 3 बातें याद रखना है। डू नॉट डिनाई ऑब्वियस, सर दिख रहा है नेगेटिव है, उसको डिनाई मत करो कि अरे लड़के ने जोक मार के सो गया, लड़की तो हंस रही है यहाँ पे, डोंट डू दैट थिंग। ऑब्वियस को डिनाई नहीं करना है। दूसरी बात, आर्टिफिशियल ट्रेजेडीज को इंट्रोड्यूस मत करो, बिना रीजन के साथ मर गया तो जहर खा लिया, सुसाइड कर लिया, डोंट डू दैट थिंग। आर्टिफिशियल चीजों को, माफ कीजिएगा, ट्रेजेडीज को आपको अननेसेसरी इंट्रोड्यूस नहीं करना है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपके जो एक्शन है वो इमोशन से ज्यादा पावरफुल होने चाहिए। बहुत इमोशनल होकर स्टोरीज को नहीं लिखना है, आपकी स्टोरीज एक्शन ओरिएंटेड होनी चाहिए। तो बेसिक सी बात याद रखिएगा। और जो रेजोल्यूशन आप देते हैं स्टोरी का, अंत में जो स्टोरी का एंड आप करते हैं, इट शुड बी लॉन्ग टर्म रेजोल्यूशन, कि हमने ऐसा करा उसके बाद चीजें ठीक होना शुरू हो गई है और जीवन अच्छा चलना शुरू हो गया, ना कि बस अभी के लिए मैंने ठीक कर दिया उसके बाद आगे प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। अरे अगली बार क्या करा, सड़क खराब थी, सड़क को सही करवा दिया, म्यूनसिपालिटी से बोल के सड़क को सही करवा दिया, अब एक्सीडेंट नहीं होगा। ये बेसिक सी बातें आपको यहाँ पर बताना पड़ेगी, तब जाकर आपकी स्टोरी रियलिस्टिक लगती है और आपकी जो पर्सनालिटी वो रिवील हो जाती है। अब कुछ बेसिक पॉइंट्स एक याद रखिएगा जो 90% एस्पिरेंट्स टीईटी के दौरान मिस्टेक करते हैं, जो कि मैंने देखा है, दैट इज अ पैसिव ट्रैप। पैसिव ट्रैप का मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल की बात की जाए, जैसे स्टोरी को आप देखेंगे, इस पिक्चर के अंदर एक बच्चा स्टोरी लिखता है, रमेश वॉज अ कॉलेज स्टूडेंट, वन डे while walking home he saw a thief snatching a gold chain from a lady sitting in the rickshaw and run away. Ramesh immediately started shouting thief thief to alert everyone. Hearing his cries, other people on the road joined the chase. A nearby traffic policeman intercepted the thief and caught him. The lady got her chain back. सीधे यहाँ पर बात करें, देखो देखने में स्टोरी बढ़िया लग रही है कि हाँ साहब, तो रमेश ने देखा और रमेश ने चिल्लाना शुरू कर दिया। बट द प्रॉब्लम इन दैट स्टोरी कि रमेश ने खुद ने क्या किया, उसने केवल चिल्लाया वहां पे, बाकी लोगों ने हेल्प करी, पुलिसमैन आ गया उसको पकड़ के ले गया। रमेश ने क्या किया, व्हाट रमेश डिड। कई सारे बच्चे इसी ट्रैप के अंदर फंस जाते हैं, इसे कहा जाता है द पैसिव ट्रैप। अगर हम यहाँ पर आप स्टोरी को देखें तो स्टोरी में OLQ के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, आपको एक OLQ अप्रोच लेना पड़ेगा। जैसे स्टोरी के बारे में बात की जाए, राहुल 21 years old final student was returning from his coaching class when he witnessed a man snatch a gold chain from a rickshaw passenger and sprint towards the alley. Rahul immediately sprint after the culprit while loudly alarming to bystanders ahead a block of alley exit. Utilizing its athletic stamina, Rahul closed the gap, tackled the running man to the ground and safely secured the stolen chain. उसके बाद उसने पुलिस को बुलाया, सारी चीजें करी, बट एक्शन ओरिएंटेड स्टोरी यहाँ पर आपकी दिख रही है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि समस्या का समाधान ज्यादा तुमको करना है, तुम अपने OLQ उसको वहां पर दिखा रही हो, केवल चिल्लाने से काम वहां पर नहीं चलेगा। याद रखना तुम्हारा अप्रोच OLQ का होना चाहिए। तो बेसिक सी बातें आज मैंने TAT के बारे में बताई है। अब अगला जो सेशन हमारा होगा उसके अंदर मैं बताऊंगा कि मेजरली क्या मिस्टेक्स एस्पिरेंट्स करते हैं, क्या कॉमन मिस्टेक्स हैं ऐसी जो TAT के अंदर बच्चे करते हैं। हम बात करेंगे मिस्टेक्स के द्वारा, और क्लियरली वहां पर हम बात करेंगे कि जो ब्लैंक स्लाइड आपको दिखाई जाती है TAT के दौरान, उसमें आपको कैसे परफॉर्म करना है, किन बातों का ध्यान रखना है। TAT के दौरान जो ब्लैंक पिक्चर आपको दिखाई जा रही है उसमें आप क्या करेंगे, क्या करना होता है, इमेजिनेशन के द्वारा बात करनी है। सब कहा जाता है कि जो 11 स्टोरीज आपने लिखी उसका एक मिक्सचर बना के लिख दिया जाए, क्या करना है उसके बारे में हम अगले सेशन के अंदर बात करेंगे। अपना ध्यान रखिएगा तब तक के लिए, और याद रखिएगा TAT आपको जानने का टेस्ट है, तो जो भी चीजें आप लिखते हैं उसके अंदर अपनी पर्सनालिटी को खुद ग्रो करने की कोशिश कीजिएगा, अपने आप को आगे बढ़ाइए, अपने आप को वो चीजें अपने अंदर लेकर आई, तब जाकर चीजें बहुत अच्छी हो जाएगी। चलिए ठीक है बेटा, मिलता हूं मैं आपसे अगले सेशन के अंदर। आप सभी अपने ध्यान रखिएगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।